बैक नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्लियर किया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और बलूचिस्तान को तरक्की में बराबर शरीक करना होगा क्योंकि तमाम सूबे एक ख़ानदान हैं। मुज़म्मिल साहब, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हो जाए तो सूबे के लोगों की महरूमियाँ, वहाँ के मसाइल और आधे से ज़्यादा दहशतगर्दी खुद ब खुद हल हो जाए? मैं एग्री करता हूँ कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर करनी पड़ेंगी। बलूचिस्तान तरक्की में बहुत पीछे रह गया है। बलूचिस्तान में हमें रोजगार के मौके पैदा करने होंगे। वहाँ का नौजवान के पास रोजगार के बराबर मौके नहीं है। ये सब चीजें तो अपनी जगह मौजूद हैं और ये रियासत की कोताहियां हैं और उस पर तवक्को देखें ना। जो कोयटा कराची जिसको खूनी सड़क कहा जाता था अब बनाई जा रही है, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं उसे अमन की सड़क बनाना चाहता हूँ। जो सड़कें और जो जाल आपको पंजाब में या सिंध में नजर आता है वो बलूचिस्तान में नहीं है। जो बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी की बात की जाती है, दूर दूर तक भी वैसा कुछ नहीं है। स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, जो जरूरी बुनियादी बेसिक चीजें वो भी नहीं है। देखें, जो तालीमी इदारे हैं ना, वो वहां पर जो स्टूडेंट है वो पंजाब से ज्यादा है। लेकिन चूंकि रकबा इतना बड़ा है, आबादियां इतनी दूर दूर हैं कि वो हमें कम लगते हैं। लेकिन अगर पर स्टूडेंट स्कूल देखे जाएं तो बलूचिस्तान में ज्यादा है। लेकिन टेक्निकल बात, उनका मायार और उनकी क्वालिटी की बात की जा रही है। फिर वो दूर बहुत है, रास्ते बहुत दूर हैं, एक गांव से दूसरे गांव का रास्ता बहुत दूर है। तो हर गांव को अलग स्कूल देना भी मुमकिन नहीं है, हर कस्बे को। वो मसाइल, वहाँ जो फासले के मसाइल हैं वो अपनी जगह जरूर मौजूद हैं। तो वहाँ के लोग और गैस और दूसरा बिजली की सहूलियात मांगते हैं, वो भी मेरे ख्याल में उनका जायज मुतालबात हैं और हम उनको रद्द नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान के ऊपर एक वर्कशॉप हुई है जिसमें सहाफी हैं और दूसरे मकातब फिक्र के लोग हैं, इनको पहले तो बलूचिस्तान के हालात के हवाले से ब्रीफ किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को बलूचिस्तान के बारे में कुछ खास पता नहीं है। तो एक तो उनकी ओरिएंटेशन फॉर बलूचिस्तान की गई है। फिर इनको आर्मी चीफ मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, लेकिन सीएम केपी ने इनको मिलने से इनकार कर दिया था। आपको याद है, हमने पिछले एक प्रोग्राम में ये डिस्कस भी किया था कि उन्होंने इनको मिलने से इनकार किया था, जो शायद इसलिए कि उनका ख्याल था कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं और मुझे इनसे मिलने की जरूरत नहीं है। हालांकि इन सब ने बलूचिस्तान के ऊपर एक वर्कशॉप अटेंड की है। तो अब प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले हैं जिसमें बलूचिस्तान पर तफसीली बात हुई है, बलूचिस्तान के मिनरल्स पर बात हुई है, बलूचिस्तान की तरक्की पर बात हुई है। सवाल जवाब अच्छी बात है। हमारे जो देखें ट्रबल्ड एरियाज हैं उनके बारे में लोगों को जब तक पता नहीं होगा, लोगों का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा, लोग कैसे उसके ऊपर बात कर सकेंगे, कैसे काउंटर नैरेटिव बन सकेगा। तो मैं इस किस्म के वर्कशॉप्स को अच्छा समझता हूँ, को मैं इनको गलत नहीं समझता हूँ। मुज़म्मिल साहब, बलूचिस्तान इस टाइम भी कुदरती वसाइल से माला माल है। वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो दौलत है अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। क्यों पाकिस्तान उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता? और जो दूसरे ममालिक हैं उनकी फोशोर पाकिस्तान पर नज़र है इस हवाले से। पाकिस्तान के पास क्यों वसाइल नहीं हैं? इनको बरूए कार लाकर वहाँ के सूबे के लोगों की महरूमियाँ दूर की जाएं, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली बहाली के लिए कुछ किया जाए। एक तो टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन जमीन के नीचे से मादनियात निकालने की टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास है, हर मुल्क के पास नहीं है। इसीलिए आपको लगता है, पता है, दुनिया में हर जगह इसके लिए उन ममालिक के ही कंपनीज आकर कोलैबोरेशन करती हैं। चीन के पास है, अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है, बड़े बड़े ममालिक के पास है। तो पाकिस्तान को भी उन बड़े ममालिक की ताउन और उनकी कोलैबोरेशन तो चाहिए ये मिनरल्स निकालने के लिए। फिर सबसे पहले अमन चाहिए। लेकिन जब तक फॉरेन कंपनी आएगी, जब तक अमन नहीं होगा, तब तक वो फॉरेन कंपनी वहां काम कैसे कर सकेगी? तो इसलिए ख्याल में पहली चीज तो अमन चाहिए, जो किसी और ने नहीं लाना, आपने खुद लाना। जब आप वहां पर अमन ले आएंगे, दहशतगर्दी को खत्म कर देंगे, वहां पुरअमन हो जाए, पुरअमन हो जाएगा, फिर वहां कारोबार भी होगा, तरक्की भी होगी, सरमायाकारी भी होगी, खुशहाली भी होगी। लेकिन जब तक अमन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये बात वैसे बलूचिस्तान के लोगों को भी समझनी है और इस बात का हुकूमत को भी इदराक है कि पहली चीज जो करनी है वो अमन है, बाकी सब कुछ तो बाद में। उसमें स्टेट और बलूचिस्तान के अवाम के दरमियान हमआंगी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब मिस्र के दौरे पर, वहाँ सरकारी तौर पर मौजूद हैं और उनकी मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से भी मुलाकात हुई है। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं इस मीटिंग को आप?
دیکھیں یہ جو غزہ کی آگے انٹرنیشنل سیکورٹی فورس بننی ہے، غزہ کی جو امن ڈیل ہے اس میں مصر کا اپنا ایک، ایجپٹ کا اپنا ایک کلیدی کردار ہے، حماس سے بھی بات انہوں نے کی ہے، شرم الشیخ میں ٹرمپ آئے تھے، تو اس حوالے سے پاکستان اور ایجپٹ کے درمیان ایک کولیبریشن ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اسی لیے پہلے پرائم منسٹر گئے جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے، اب مارشل گئے ہیں اور ان کی اب سیسی سے ملاقات ہوئی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان اور ایجپٹ کے درمیان جو کلوز کوآپریشن ہے وہ اسلامی دنیا کے لیے بھی ٹھیک ہے، اور آگے غزہ کے لیے جو سٹیپس اٹھانے ہیں وہ پاکستان اور ایجپٹ مل کے اٹھائیں گے۔ ہمیں اس دورے کو کافی حد تک غزہ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور غزہ میں جو آگے پیس ڈیل ہوئی ہے یا جو 20 نکاتی ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولا ہے جس کے تحت آگے چل رہی ہیں چیزیں، کیونکہ ابھی اگلے ہفتے محمد بن سلمان بھی امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں بھی اسی حوالے سے بات ہوگی، تو یہ سب جو اسلامی ممالک آپس میں کولیبریشن یا کوآپریشن کر رہے ہیں اس وقت اس کا زیادہ محور مجھے غزہ نظر آتا ہے، اور غزہ کی جو ڈیل ہے اس میں کس ملک کا کیا کردار ہوگا، سارے مسلم ممالک خود کو ایک پیج پہ لا رہے ہیں، اور پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اس میں۔ اسی وجہ سے ہمارے آرمی چیف اور ہمارے فیلڈ